सरकार की जो शिक्षा मंत्री है वो किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ऐसा तो मर्जी से कोई किसी को नंबर नहीं दे सकता इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आपने ब्लंडर किया है। लेकिन कभी आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ है और वो केरला जाके एग्जाम देना चाहे। अगर यही हाल रहा तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है फिर अगला नंबर उसका है। हम इस तानाशाही सरकार के सामने झुकने वाले लोग नहीं है। उसके बाद इन बच्चों को भी देशद्रोही बना दिया जाएगा कि ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, ये देश के भविष्य का मैटर है। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही ये कहें कि ऐसा विषय है जो हम सब से जुड़ा हुआ है, बच्चों की एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। नीट के एग्जाम में जिस तरह से गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, कैसे मनपसंद सेंटर लिए गए, 10-10 लाख रुपए चुकाए गए उसके लिए, एनटीए का किस तरह से रोल रहा, बिना इन्वेस्टिगेशन के शिक्षा मंत्री क्लीन चिट दे देते हैं जैसे कि कोई मजाक हो। बच्चे परेशान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से भी राहत नहीं मिल रही है। क्या होगा आगे? और जो ग्रेस मार्क्स दिए थे उसको लेके एनटीए खुद फैसला ले लेता है कि भाई ठीक है, हम दोबारा एग्जाम करा लेंगे। उसमें भी ऑप्शन देता है कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इस पर बात करनी बहुत जरूरी थी। डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और आज कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये अच्छी बात है कि एजुकेशन के मुद्दे पर बात हो रही है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अनित सिंह। मैं जब सुन रही थी कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब मैंने एक शब्द सुना, व्यापम। व्यापम सबको ये मान लीजिए इतना सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, क्योंकि उसमें मुझे याद है एक जर्नलिस्ट की भी जान गई थी। मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था, फिर बहुत चर्चा हुई। व्यापम से अगर आप नीट की तुलना कर रहे हैं तो क्या बड़े कारण हैं आपके पास? जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये नीट का जो मैटर है, ये देश के जो युवा हैं, 30 साल से कम के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं 12th के बाद, वो अपनी प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं। ऐसे 24 लाख बच्चे जिनका भविष्य अधर में है और सरकार पूरी तरीके से खामोश है। प्रधानमंत्री साहब ने इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला है। शिक्षा मंत्री जी जिस तरीके से बिना जांच के क्लीन चिट देने की जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं। बहुत सारे जो मीडिया के लोग भी सामने आए हैं, बहुत सारे जो पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी तरीके से खोजी पत्रकारिता करते हुए बहुत सारे तथ्य पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखे हैं। अब उन सब की जांच होनी चाहिए, तभी हम किसी मुद्दे पर पहुंच सकते हैं और देश के नवयुवकों को, बच्चों को ये भरोसा दे सकते हैं कि आगे भी जो एग्जाम होंगे, अगले साल भी जो तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी आश्वस्त हो पाएंगे कि वो ऐसी संस्था के साथ एग्जाम देने के लिए जुड़ रहे हैं जो एटलीस्ट निष्पक्षता के साथ काम करेगी। आज इकबाल की बात है, जीनत जी, जो जांच एजेंसी है उसके अध्यक्ष वही बनाए जाते हैं जो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो संस्था है, जो कि ये पूरी परीक्षा को, नीट को कंडक्ट करने का जिम्मा जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर ये पूरा दोष है कि वो किस तरीके से एग्जाम में गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार है, और उसकी जांच एजेंसी के भी हेड वही होते हैं जो उसके एनटीए के अध्यक्ष हैं। ये इस तरीके से इनकी निष्पक्षता पर सबसे बड़ा सवाल पूछता है। देखिए, कुछ जो सवाल हैं जिसका जवाब देश के सारे बच्चे और उनके अभिभावक, उनके घर वाले जानना चाहते हैं, वो क्या क्या है। वो सवाल ये है कि आज तक के इतिहास में पिछले 8 साल का ब्यौरा हमारे जो पवन खेड़ा जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें दी है कि किस तरीके से 720 जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, उन 720 को स्कोर करने वाले बच्चे 1 साल पहले तक सिर्फ 2 बच्चे थे। 2 साल पहले का डाटा 2022 का आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ 4 बच्चे थे। ऐसी क्या डिफरेंसेस आ गए कि 2024 में ये डाटा सीधे 3250 जंप करके 67 बच्चे तक पहुंच जाती है, जो 720 में 720 मार्क्स स्कोर करते हैं। देखिए, मैंने खुद भी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हुआ और मैंने खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, ये बातें सुनने में तो अच्छी लग सकती हैं, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो लोगों को समझने की जरूरत है। 24 लाख बच्चे ये एग्जाम देते हैं, सिर्फ 1 लाख सीटें हैं। उन 1 लाख सीटों में 55,000 जो बच्चे हैं, जो सीटें हैं, वो सरकारी कॉलेजेस में हैं। आप समझिए कि जो 580 या उसके ऊपर नंबर स्कोर करने वाले बच्चे हैं, वो 80,000 के आसपास हैं।
ये किस तरीके से बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी की सारी दिक्कतें आगे आने वाले टाइम में लोग फेस करने वाले हैं, बच्चे फेस करने वाले हैं। लेकिन जो सवाल उठते हैं वो ये सवाल उठते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 67 जो टॉपर्स हैं उसमें 6 के 6 टॉपर एक ही सेंटर से पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो टेक्निकल हैं पूरी तरीके से, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जीनत जी, जो आपके दर्शक पूरी तरीके से अप्रिशिएट करेंगे, एटलीस्ट बच्चे तो पूरी तरीके से अप्रिशिएट करेंगे कि ऐसा कोई भी गुणा भाग नहीं हो सकता जिसमें 719 या 718 नंबर का एक कॉम्बिनेशन पैदा हो। आप ये बताइए कि एक सवाल सही सवाल करने के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, एक गलत जवाब के लिए 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है। इस तरीके से अगर कोई बच्चा सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट करेगा तो उसे 720 अंक मिलेंगे, अगर एक सवाल कम अटेम्प्ट करेगा तो उसे 716 मिलेंगे, अगर उसका एक सवाल गलत होता है तो उसको 715 मार्क्स मिलेंगे। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती कि उसको 719 या 718 अंक मिले। लेकिन एनटीए का जो जवाब है सुप्रीम कोर्ट में, आप वो देखिए, वो जवाब देते हैं कि ये बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है। मैं जीनत जी एनटीए के डायरेक्टर से पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि ग्रेस मार्क देने का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, कितने, अगर किसी को कम समय मिले हैं तो उसको कितना ग्रेस मार्क देना है, इसकी भी एक ओपन जो पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा तो मर्जी से कोई किसी को नंबर नहीं दे सकता इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां पे कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा हो। तो बहुत सारे सवाल हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सारी की सारी जांच होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इस पूरे एग्जाम को स्क्रैप करने की बात करी है और ये एग्जाम को फिर से करने की बात करी है, पर मुझे उम्मीद उसकी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की सरकार जल्दबाजी में है। आप ये देखिए, जो शेड्यूल टाइम से, हमने ये तो सुना था कि शेड्यूल टाइम से रिजल्ट नहीं आता है, थोड़े दिनों के बाद आता है, लेकिन ये पहली बार ये सरकार है जो शेड्यूल टाइम से 10 दिन पहले, जिस दिन हिंदुस्तान में जनरल इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे, उस दिन को चुना जाता है कि ये एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएं। क्या जल्दबाजी हो सकती है? ये सारे सवालात हैं जो लोगों के मन में है, बच्चों के मन में है, उनके अभिभावक के मन में है, और वही सवाल हम भी पूछना चाहते हैं सरकार से। सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब क्या मिलता है इसके पहले कि कोई अकाउंटेबिलिटी बने। सरकार की जो शिक्षा मंत्री है वो किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, वो हमें लोगों को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ये मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, आगे आने वाले टाइम में जब बच्चे, हम लगातार सुन रहे हैं कि बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसके बाद इन बच्चों को भी देशद्रोही बना दिया जाएगा, क्योंकि जो ये मशीनरी जिस तरीके से काम करती है उसका हमने देख लिया है कि किसानों के आंदोलन को किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, महिलाओं की जिस स्थिति होती है उसको ये लोग कैसे ट्रीट करते हैं, और आज अब बच्चों के साथ भी यही होने वाला है। लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि सजग मीडिया और जो इस तरीके से सिविल सोसाइटीज हैं वो आगे आएंगी, और ये जो सरकार की मनमानी चल रही है उसको किसी ना किसी तरीके से रोका जाएगा। अनिल जी, आपने बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखी, और सच में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली बच्चों का है, और सरकार हैबिचुअल है बड़े से बड़े आंदोलन को दबाने में। उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, और अगर इस देश में किसान आंदोलन मैनेज हो सकता है, दबाया जा सकता है जिस भी तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं, इन्हें हम सबके साथ की ज़रूरत है, एटलीस्ट हम इनकी आवाज़ बने। अब मेरा सवाल ये है कि आपने कुछ स्टेट्स का जिक्र किया, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अलग-अलग स्टेट से भी खबरें आ रही हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टैंड ले, ये भी ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी क्या इस पर आगे करने वाली है? जीनत जी, देखिए, हमने पहले भी, चाहे वो बिल्किस बानो का मैटर रहा हो, हाथरस की बेटी का मैटर रहा हो, किसान आंदोलन की बात रही हो, जहां पे सच हमें बोलना है, हमने अपनी इकबाल को ऊंचा करके बोला है। ये इर्रेस्पेक्टिव कि हमें वोट कहां से मिलता है, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता। और आज भी जो ये बच्चों से जुड़ा हुआ मैटर है उस पे हम यही करने वाले हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरीके से बताया है, हम पूरी तरीके से ये आवाज उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर करी हुई एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तहत इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, हमने बताया कि अभी संसद के सत्र की शुरुआत होने वाली है, हम इस मैटर को दबने नहीं देंगे। हम देश के बच्चों को ये अश्योर करना चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जितना भी कुछ हम कर सकते हैं, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मैटर इतना छोटा नहीं है। अभी आपने
व्यापम का नाम लिया था। मैं बताना चाहता हूं कि व्यापम और इसमें क्या सिमिलरिटी है। जो व्यक्ति, यहां पे मैं नाम लेना शायद आप पसंद करें नहीं करें, जो एनटीए के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी जी, उनका लिंक भी व्यापम से रहा है, मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग से रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसे हमें असेस करनी होती है, उनके बैकग्राउंड को चेक करना होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के धीरे धीरे खुलेंगी परत दर परत। और जो मैटर इस समय पब्लिक मीडिया में छाया हुआ है उसमें सबकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मैं आपको बिहार का एक एफआईआर दिखाता, मैं शायद आपको लिंक शेयर भी करूंगा, आप अपने दर्शकों के लिए आप शेयर करिए। इसमें इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है पटना की जो पुलिस है, उसने 5 मई के पहले ये पाया कि वहां पे जो ये प्रश्न पत्र थे वो सर्कुलेट हो रहे थे, और किस तरीके से उन्होंने 5 मई को एग्जाम के समय एक अभ्यर्थी को पकड़ा है और जिसने ये कबूल किया है कि कई सारे बच्चों को, छात्रों को वही प्रश्न पत्र रटाया गया है जो 5 तारीख को वो प्रश्न पत्र आया था। उसके साथ साथ उन्होंने 60 करोड़ की लेन देन का भी खुलासा किया है, जिसमें 12 करोड़ रुपए ऑलरेडी ट्रांजैक्ट हो चुके थे। ये सब ऐसे सवाल है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता जीनत जी। और मैं चाहूंगा और आपके दर्शकों के माध्यम से भी, जिस तरीके से 2 दिनों का विंडो खोला जाता है, आप देखिए कि कोई भी अभ्यर्थी होगा जो सीरियस कंटेंडर होगा, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के टाइम पे, क्योंकि मैंने खुद ने भी एग्जाम दिया है और आपका भी वास्ता रहा होगा एग्जाम 12th के बाद, सारे के सारे जो बच्चे प्रोफेशनल विंग्स में जाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके की परीक्षाओं में पार्ट लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग परीक्षा देने की मोड में रहते तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता था। या फिर हम अपने घर के करीब कोई सेंटर का चुनाव करते थे, या फिर जहां पे हम कोचिंग ले रहे होते हैं वहां पे ये सेंटर का चुनाव करते थे। लेकिन कभी आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ है और वो केरला जाके एग्जाम देना चाहे, कोई व्यक्ति बिहार में बैठा हुआ है वो गुजरात में जाके सेंटर लेना चाहे? ऐसा होता नहीं है। लेकिन 2 दिनों का, 24 दिनों के बाद इसकी जो साइट थी उसको फिर से ओपन किया जाता है। 2 दिनों के लिए लोगों को यह सहूलियत दी जाती है कि आप अपने सेंटर को बदलिए। लोग ऐसे ऐसे सेंटर चूज करते हैं जो ना उनके होम टाउन के आसपास है और ना ही वो उनके कोचिंग सेंटर के आसपास है। ये सारे सवाल हैं जो इस जांच की परिधि में आने चाहिए, और सरकार से मुझे उम्मीद है कि इतने जल्दीबाजी में क्लीन चिट देने का काम ना करे। जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जांच की, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होने चाहिए। और एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो कातिल है उसे मुंसिफ नहीं बनाया जा सकता। एनटीए के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनकी ही निगरानी में ये जांच एजेंसी कभी भी अपनी परिणति तक नहीं पहुंच सकती है। तो मैं ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि जो जांच एजेंसी बन रही है उसकी मॉनिटरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट करे। ठीक है, और क्योंकि इस पर मैं बात करूंगी, व्यापम की बार बार बात हो रही है, तो व्यापम हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। व्यापारिक परीक्षा मंडल, समझिए, ये व्यापम कहलाया, जिसमें ये माना गया कि कैंडिडेट कोई और है, पेपर कोई और देने आ रहा है, और उसके बाद उसमें क्या होता है, नकल कराई जाती है, धांधलियां होती हैं, सैकड़ों गिरफ्तारियां होती हैं और अनगिनत जाने जाती हैं। अनगिनत जाने जाती हैं। इतनी बड़ी ये मिस्ट्री है कि अभी तक इसका दी एंड नहीं हुआ है। और फिर अब ये जो बच्चे हैं, अब ये भी उसी तरह से जूझ रहे हैं कि सेंटर अपनी मर्जी का 10-10 लाख रुपए का जिक्र मैंने किया भी था कि सेंटर कुछ लोगों ने चूज किया और 10 लाख रुपए तक पे कर रहे हैं। एफआईआर हो रही है, एनटीए कहते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई, तो भाई गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? बिहार, पटना, नालंदा का जिक्र क्यों आता है? हरियाणा का जिक्र, गुजरात का जिक्र क्यों आता है? ये बहुत सारे सवाल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से तो अनित जी, क्योंकि बच्चे पहुंचे, बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई, बहुत राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। तो आदेश देने से तो इनकार कर दिया, फिलहाल के लिए मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा ये कि उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ग्रेस मार्क्स दिए भी गए हैं वो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, वो एनटीए ने खुद डिसाइड किया, कोर्ट को बताया कि हम ऐसा कर रहे हैं। अब सोचिए, मतलब अपने, या तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आपने ब्लंडर किया है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, आप वो मान नहीं रहे और खुद ही फैसला कर रहे हैं, और इसलिए टॉपर निकल गई जी बहुत सारे, क्योंकि हमने ग्रेस ज्यादा दे दिए थे। कमाल है। अब और अमूमन ग्रेस कौन से स्टूडेंट्स को दिया जाता है, अनिल जी आप प्लीज बता दीजिएगा।
मुझे याद है मैं बहुत पुअर थी मैथ्स में, तो मेरे 32 मार्क्स आए थे। एक बार तो मुझे 1 नंबर दिया गया था 33 और मुझे पास किया गया था। छोटे बच्चे 6-7 की मैं बात बता रही हूँ आपको। ये मुझे याद है। यहाँ पे कैसे ग्रेस दिया जाता है ये आप प्लीज़ बताइएगा। ऊपर से कोर्ट ने कहा कि ठीक है जुलाई में अगली डेट दे दी है। तो ये बच्चे कैसे लड़ेंगे सर? ये तो बहुत टफ सा हो गया है। देखिए जीनत जी, जो हम ट्रेंड पिछले 5-10 सालों में देख रहे हैं, सरकार बहुत ही इंटॉलरेंस दिखा रही है। चाहे वो बिल्कुल। कोई भी तबका हो, चाहे कोई भी आवाज़ हो जो सरकार के खिलाफ होगी, उसको तोड़ने का सारा प्रयास किया जाता है। मीडिया की बात देख लीजिए, विपक्ष की को देख लीजिए कि किस तरीके से जाँच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरीके से किसानों के खिलाफ पूरा का पूरा प्रोटेस्ट इन्होंने हाईजैक करने का प्रयास किया। महिलाओं की बात हो, कभी भी सरकार ने लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, उसको खुले मन से एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करी है। और शायद इसी की बात है कि अभी भी जो ये सरकार खुद चल रही है, अब वो ग्रेस मार्ग पर चल रही है। देखिए, जनता ने 2024 में जो जनादेश दिया है, वो मोदी साहब के लिए सिर्फ एक ग्रेस मार्क समझिए। मैं उम्मीद करूंगा कि मोदी साहब जो परीक्षा पे चर्चाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन आज जब रियल टेस्ट हो रहा है उनकी कि कितना स्टफ है उनके अंदर छात्रों के साथ खड़े होने की, तो प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं कुछ जो ये आंकड़े हैं मैं आपको जो गोधरा एक जगह है जो प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, वहां पे एक सेंटर में किस तरीके से 62 करोड़ रुपए के लेन देन की बात हुई थी। उसमें ट्रांजैक्शन थोड़े कम हुए हैं, लेकिन किस तरीके से वहां के पैसे की उगाही करने का एक सिस्टम पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, न्यूज़पेपर में कोटेड है। और इन सब के बावजूद भी जांच एजेंसी के नाम पर जिस तरीके से लीपापोती सरकार करने का काम कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एनटीए को एक शोल्डर बना के उसके ऊपर सारी की सारी फायरिंग करी जा रही है। मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, ये देश के भविष्य का मैटर है। हम देश को कैसे स्वस्थ रखना है, उसके लिए हम इस जो नीट की परीक्षा है या इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो परीक्षा है, उसको अस्वस्थ कर कर हम अच्छे डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। अच्छे डॉक्टर नहीं रहने से हमारा पूरा देश, पूरा युवा, पूरा देश अस्वस्थ हो जाए, ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जागेगी और हम पूरे सजगता से उसको जगाने का प्रयास करेंगे। कोई भी प्लेटफॉर्म, अभी संसद के सत्र शुरू होने वाले हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर अभ्यर्थियों को उनको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि ये शब्द हमारे बहुत ही क्लोज है, तो अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और संसद के प्लेटफॉर्म पर भी उनकी आवाज बनकर सारी की सारी बात हम प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है रिजल्ट, क्योंकि ये भी बड़ा हैरानी वाला है कि जिस दिन देश के नतीजे आ रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टियों के चुनाव के, उसी दिन रिजल्ट आ गया। ये अपने आप में सवाल है। अब उसके 2-3 दिन बाद कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शायद में भी नेक्स्ट डे करते हैं। और वो इस मैटर को उठाते हुए एक बात कहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है फिर अगला नंबर उसका है। जीना ये जी, हाँ, बोलिएगा आप। जितनी एब्रप्टली यहाँ के हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को दरकिनार किया जा रहा है, जिस तरीके से आप यूपीएससी के बाद कन्हैया जी कह रहे थे, मैं आपके सामने बताऊं कि यूपीएससी खुद में उसकी सिग्निफिकेंस को लगातार कम करने की कोशिश करी जा रही है। जिस तरीके से लैटरल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, अपने चहेते लोगों को जिस तरीके से सरकारी सेवाओं में भर्ती करने की बात करी जा रही है, वो ये दिखाता है कि सरकार की इन संवैधानिक संस्थाओं में यकीन नहीं है, वो इनके इकबाल को रखने की जरूरत नहीं समझते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि ये जो टॉप और क्रीम लड़के होते हैं, आप देखिए कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा होती है वो 12th के बाद होती है, तो जो सबसे अच्छे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में क्लासिकल रोल अदा करते हैं, आगे हमारे इंस्टीट्यूशंस में आकर हमारे मेडिकल सिस्टम को अपलिफ्ट करते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अच्छा करते हैं और जिस भी फील्ड में वो जाते हैं वो एक्सेल करते हैं। ऐसे बच्चों को किस तरीके से अंडरमाइन करने का ये प्रोसेस किया जा रहा है, उसको हमें रोकने की जरूरत है। ये हमारे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ऑलरेडी जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो अच्छे बच्चे हैं उनको उचित हम प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से
चाहे वो दुबई या मिडिल ईस्ट या कहीं यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा शिफ्ट होते जा रहे हैं। हमें इस ब्रेन ड्रेन को रोकने की जरूरत है। जो बच्चा कैपेबल है, जो बच्चा अच्छा करता है, एक्सेल करता है, उसके लिए हिंदुस्तान सबसे अच्छा और ब्रीडिंग पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि हम जो क्लासेस हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, उनको हम अंडरमाइन करते हैं और हमारे सिस्टम उसको अंडरमाइन करने का प्रयास कर रही है, और हम उसको हरगिज होने नहीं देंगे, क्योंकि ये देश की सरोकार से जुड़ा हुआ मैटर है। लेकिन ये ठीक है, मैं इसे 2 पार्ट्स पे देख रही हूँ सर आपकी बात को। एज़ अ सिटिज़न, आप प्रोफ़ेशन वाइज़ भी डॉक्टर, उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न, और एक और मैं दूसरा पहलू देखती हूँ एज़ अ पॉलिटिशियन, लाइक आप ऑपोज़िशन में हैं इसलिए भी, तो वहाँ पर भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अब मेरा जो मूल प्रश्न है वो ये कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि किसी तरह की गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं है और एनटीए को क्लीन चिट दे देते हैं। अब इसे कैसे देखा जाए? मतलब अब यहाँ पर आपका एज़ अ पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खड़ी होती है ऑपोज़िशन की, और इस बार आप ये भी है कि बड़े मज़बूत बनकर उभरे हैं आप। ऑपोज़िशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए। तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी अब आप लोगों की है। बिल्कुल सही कहा जीनत जी। और मैं इसीलिए बार-बार कहना चाह रहा हूं कि छात्रों को और उनका अभिभावकों को मैं एड्रेस करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, ये एक मुश्किल समय जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम आगे लेके, ये लड़ाई को हम आगे लेके नहीं जा सकते हैं। अभी जैसा आपने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि ऐसे कोई इंस्टेंसेस नहीं मिले हुए हैं। मैं आपको हुँ। ईओडब्ल्यू जो पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है, मैं उसकी कॉपी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि 5 मई के दिन, एग्जाम के दिन, एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया जाता है और एफआईआर में उसके स्टेटमेंट कोट किया जाता है कि किस तरीके से ये प्रश्न पत्र उनको पहले ही मिल चुका है, और ये सारे के सारे प्रश्न जो है, सेम प्रश्न कई सारे छात्रों को रटाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे 1-2 इंस्टेंसेस मैं कोट नहीं करूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में 13 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल है। देखिए, इन सब सारे जो पब्लिक में डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और हमारी जो जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, हम उसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो स्टेटमेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये एक प्रायोजित और स्पॉन्सर्ड और मोटिवेटेड लोगों का ग्रुप है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि शिक्षा मंत्री जैसे गंभीर पद पर आसीन व्यक्ति को इस तरीके के जो कमेंट करने से बचना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले समय में वो छात्रों की जो समस्याएं हैं उसका संज्ञान लेंगे और इसकी एक कंप्लीट और ओवरऑल के तरीके से इस सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो, तो ये हमारी मांग रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मांग भी है, और क्योंकि 7 राज्यों के हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं। कोई और पॉइंट जो आप ऐड करना चाहें अनिल जी? देखिए, इसके साथ साथ मैं कुछ चीजें चाहूंगा। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ओपेक सिस्टम था जीनत जी। हमें ये पता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कुछ गलत काम हो रहे हैं पीछे, लेकिन उसके पीछे क्या काम थे, वो जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पब्लिक करने के लिए बात कही, उसके बाद बहुत सारे लिंक हमें पता लगे कि किस तरीके से कुछ कुछ जो एयरपोर्ट थे, उनके मालिकों को किस तरीके से ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स की धमकी देकर, रेड डाल के उनको औने पौने दामों पर अपने मित्रों को बेचा गया था। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि दवाइयों कि जो कोरोना काल में किस तरीके से कुछ दवाई कंपनी को लाइसेंसिंग देने का काम किया गया था। ये सब सारी चीजें का एक्सपोजर तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेन किया। आज मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ सवाल जो हमारे मन में है, आज हम नीट टॉपर्स की बात करें तो उसमें से एक लड़की ऐसी है जो 12th में फेल हो जाती है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक ही सेंटर पर एक साथ इतने सारे टॉपर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जो जांच करेगी या जांच कमेटी बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट जिसकी निगरानी खुद करेगी, ये ऐसे 2-4 बिंदु हैं जिसको पब्लिक में ओपन रख करे। जैसे कि 580 मार्क्स के ऊपर जिन्होंने भी सिक्योर किया है, उनके 2 दिन का जो विंडो पीरियड था, क्या उन्होंने ये फैसिलिटी अवेल करी है कि अपने उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करवाया है? दूसरी बात कि जिन एग्जामिनेशन सेंटर में जो टॉपर्स जहां से आए हैं और ज्यादा संख्या में आए हैं, आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग को आप पब्लिक करिए। और तीसरी बात,
जो आपके 12th के मार्क्स हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 12th में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता वो भी नीट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो संदेह है बच्चों के मन में उसको दूर करने का ये प्रयास होना चाहिए कि जो टॉपर्स हैं, एटलीस्ट 580 के ऊपर जिन्होंने मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं, ऐसे बच्चों को के साथ उनके जो 12th के मार्कशीट है उनकी मिलान किया जाए। उसको आगे क्या कर रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन उनके मार्क्स को उसके साथ मिलान करके आप सिंपली पब्लिक करिए। हमें पता तो रहना चाहिए कि कौन से बच्चे 12th में पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं करते और नीट में एक्सेप्शनली अच्छा कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता है और इसमें त्रुटि जरूर है और इसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व जरूर है, जिसकी तह तक जांच होनी जरूरत है। अनिल जी, एक पॉइंट पर और बात कर लेते हैं। जब आप इसको व्यापम से कोरिलेट कर रहे हैं, आप व्यापम 2.0 कह रही है कांग्रेस पार्टी, व्यापम में भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे इस स्कैम में एलीट क्लास जो फाइनेंशियली बहुत साउंड हैं, अपने करीब के लोगों को एडजस्ट कराने के लिए मोटी रकम इधर से उधर हुई थी, ये आरोप लगे। और क्या हम ये माने कि कुछ वैसा ही होगा? कुछ लोगों ने इसमें ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन माफिया है, वैसे भी हम देखते हैं। आप कोटा चले जाइए, अलग अलग स्टेट्स में जो कोचिंग हब है और किस तरह से अब पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो रही है। मैं तो मानती हूँ कि बहुत खतरनाक सिचुएशन में आ गई है पढ़ाई लिखाई, बच्चों का फ्यूचर भी। तो आप ये मानते हैं कि एक नेक्सस है जिसकी नजर जिसने एंट्री कर ली है नीट में भी, और ये एक बड़ा बिजनेस बन चुका है? बिल्कुल सही कहा जीना जी। देखिए, अन्य कई घोटाले होते रहते हैं, लेकिन व्यापम एक अलग तरीके से स्टैंड आउट होता है और हमारे दिमाग पर एक इम्प्रिंट डालता है कि व्यापम है क्या। व्यापम में 3 फैक्टर थे। व्यापम में एक फैक्टर था कि किस तरीके से जो अधिकारी वर्ग है, जो एलीट लोग हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, इसके नेक्सस ने किस तरीके से काम किया। दूसरा, इसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व था। और तीसरा, जिस तरीके से इसमें बच्चों की जाने गई, आज भी वही हो रहा है। चौथा, जिस तरीके से जब इसकी जांच बैठती है तो एक के बाद एक जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनकी कितने संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हो जाती है। ये 4 एंगल थे जो व्यापम को बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं और किसी घोटाले से। आज स्थिति क्या हो रही है? आज भी यहाँ का जो अच्छे बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा को मारने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारे अभी 1-2 वीडियो भी आपने देखा होगा कि कोटा में किसी हॉस्टल में एक बच्ची ने किस तरीके से छत से कूद जाती है और उसका वीडियो क्लिपिंग वायरल हो रहा था। जिस तरीके से आप इसमें देखिए कि एनटीए जो परीक्षा की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसी के डायरेक्टर को किस तरीके से जांच कमेटी का भी अध्यक्ष बना दिया जाता है। या आपको लगता नहीं है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि हम जिस अधिकारी वर्ग को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को बचाने का प्रयास किसी तरीके से सरकार खुद कर रही है। क्योंकि जब कातिल मुनसिफ बन जाए तो हमें उम्मीद नहीं रहती कि इंसाफ होगा। लेकिन हम आपके सामने ये फिर से बताना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं कि न्याय के लिए हम अंतिम समय तक इसमें हम बच्चों के साथ हैं और उनके अभिभावकों के साथ हैं और हम इस लड़ाई को किसी भी तरीके से डिरेल नहीं होने देंगे। आप जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस तरीके से आज स्टेटमेंट दिया है कि इसमें बच्चों को, मोटिवेटेड लोगों को और जिस तरीके से एंटी सोशल लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 24 लाख बच्चों और उनके परिवार के जुड़े हुए सदस्यों के भविष्य का सवाल है और हम इसको हाईजैक नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। और उन बच्चों का भी, उस जनरेशन का भी जो ड्रीम करती है कि उसे भी नेक्स्ट ईयर नीट देना है और जो इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं अपनी। अब क्या आगे की आप लोगों की प्लानिंग है? कैसे आगे लेकर आने वाले? क्योंकि सेशन तो अभी 24 तारीख से शुरू होगा सर, तो उसमें समय है। बच्चे स्ट्रेस में हैं, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, 8 जुलाई की डेट मिल गई है। अलग अलग स्टेट्स में पिटिशन डाली गई है, लेकिन एनटीए कहता है कि सारी ही याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, उसने ऐसी मांग की है। तो अब सिस्टम में बहुत शक्तिशाली लोग बैठे हुए हैं, आप ये भी जानते हैं, जिन्हें क्रश करने की आदत है, हैबिचुअल है हर तरह के आंदोलन को। तो ये बहुत टफ नहीं है? उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? जीना जी, बहुत रास्ता दूभर है, इससे हम हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। हमने ये दिखाया है
यहाँ पे मैं किसी पर्सनालिटी को डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, पर मैं उम्मीद जगाना चाहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, जब सारे के सारे एवेन्यूज बंद हो रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने एक अलग जगाने के लिए कि हिंदुस्तान की जनता की जो असीम संभावनाएं और ताकत है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, आपने देखा होगा कि विपक्ष के सारे नेताओं को एक के बाद एक टारगेट किया जाता था। लेकिन आपने ये भी देखा है कि किसान आंदोलन के तौर पर जिस तरीके से हमने उसको पूरी तरीके से और परोक्ष तरीके से समर्थन देने का प्रयास किया है कि हम इस तानाशाही सरकार के सामने झुकने वाले लोग नहीं है। और हमने कहा था, राहुल गांधी जी ने भी पहले दिन से ये स्टेटमेंट दिया था कि ये 3 काले कानून वापस होंगे। बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी वही किया और उन्होंने कहा कि उनकी तपस्या में कमी हो गई है, लेकिन अपनी तपस्या को उन्होंने फिर से सिद्ध करने की कोशिश नहीं करी है। उन्होंने फिर से किसानों के साथ भी जुमले किए कि आपको एमएसपी की गारंटी दी जाती है, जो आज तक उनको मुहैया नहीं हुई है। ये बात भी गौर करने वाली है कि 700 किसान इस बीच में शहीद हो जाते हैं। आज हम छात्रों को यह अश्योर करना चाहते हैं कि जिस तरीके की शक्ति इस चुनाव में 2024 में आपने विपक्ष को, पूरी गठबंधन को दिया है, हम एक और मजबूती के साथ आपकी आवाज को सरकार तक, बहरी और गूंगी सरकार तक ये जरूर पहुंचाएंगे। क्यों? और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री साहब, एक हमने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पवन जी ने, उन्होंने कहा है कि परीक्षा पे चर्चाएं तो बहुत हो चुकी है, लेकिन अब प्रधानमंत्री को इसमें, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजिक मैटर आता है, जब देश के सामने बड़ा सवाल आ जाता है तो प्रधानमंत्री साहब एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस में चले जाते हैं। देश समझ नहीं पा रहा है। मणिपुर की बात करते करते लोग थक गए। मणिपुर 6-6 महीने तक जलता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री साहब चुप रहे। आज ये सबसे ज्वलंत मैटर है जिसमें 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। और सही कहा आपने कि जो आगे आने वाले एग्जाम है, जो अगले साल फिर से 24 लाख बच्चे बैठेंगे, उनको ये हम कैसे अश्योर कर पाएंगे कि आप जो एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो निष्पक्ष होगा। तो ये अश्योरेंस, ये इकबाल एनटीए जैसी एजेंसियों का बना रहे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। और उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री साहब इसका खुद संज्ञान ले, इसके बारे में आकर स्टेटमेंट दे, क्योंकि शायद अभी वो बाहर हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो आके इसके ऊपर स्टेटमेंट दे। और शिक्षा मंत्री को गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप जुड़े हमारे साथ में और हमने इस विषय पर बात की। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट से भी कॉन्टैक्ट किया है और उनसे भी बातचीत मैं करूँगी, और इवन लीगल पहलू क्या हो सकते हैं तो हम लॉयर से भी बातचीत करेंगे, और ज़रूरत जैसे समय लगता है बच्चों के बीच में जाकर भी इस पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेंगे। अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो इस तरह की जांच हो कि वो ये साबित कर पाए कि गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन जितने तथ्य अब सामने आए हैं वो कह रहे हैं कि गड़बड़ियां तो हुई हैं, तो अब ईमानदारी से जांच भी हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला इस पर चर्चा करने के लिए। और हमारी कोशिश भी यही होगी कि आप लोग भी जो है इस तरह की हेल्दी डिबेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा जो होती है उसे सुने और अपने लोगों में शेयर करें, उन्हें अवेयर करें। ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और हाँ, चेक पोस्ट न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।